कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम की अतिथि वक्ता डॉक्टर भावना सिन्हा मैम को आमंत्रित करूंगी कि मैम आप अपने विचार व्यक्त करें प्लीज। बहुत धन्यवाद वर्षा जी। बहुत अच्छा संचालन भी आप कर रही हैं। मैं सबसे पहले अपने गुरुवर को प्रणाम करती हूँ, जो आपके वीसी हैं, लेकिन मैं उनकी प्रिय छात्रा रही हूँ। कभी ऐसा मौका मिले तो उनसे पूछिएगा, प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि सर, की मैं 5 वर्ष लगातार छात्रा रही। और ये जो विषय है कि मैं आज प्रवक्ता हूँ, ये उन्हीं की देन है। मैं बताना चाहूंगी कि मैंने बीए में राजनीति विज्ञान नहीं लिया था, लेकिन मेरी सहेलियां ली थी, तो कहीं चलो सर, खाली बैठी रहती हो, बैठ के पढ़ो। तो मैं उनके पहले ही लेक्चर से सर इतनी प्रभावित हुई कि मैंने जनवरी में अपना विषय बदल दिया। लिया था अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र छोड़ के राजनीति विज्ञान ले लिया। और अब आप लोग भी उनसे परिचित होंगे तो देखते ही होंगे उनकी पढ़ाने की शैली, बोलने की शैली, और छात्रों को जो है उत्साह लाने वाली जो शैली है उनके पास, वैसा किसी के पास है नहीं। मैं पुनः सभी अतिथियों का जो है अभिवादन करती हूँ, और खासतौर से प्रोफेसर विकास कुमार सिंह का, जो कि वो अध्यक्षता कर रहे हैं। मुझे उनकी एक बात इतनी अच्छी लगी कि मैं तब से उसका मनन कर रही थी कि उन्होंने कहा कि हम टीचर हैं और हमारा काम केवल ये नहीं कि हम क्लास में 1 घंटे पढ़ा के चले आए और फिर विमुक्त हो जाएं। और मतलब ये सही बात है कि शिक्षक जो है, अगर वो चाह ले तो बदल दे भारत को। और हम जो है, कौटिल्य हमारे पूर्वज रहे, उनकी एक बात जो है वो क्या कहता है कि शिक्षक के जो उसमें है वो प्रलय जो है, विनाश और उन्नति दोनों निवास करता है, और जो चाहे जो है उसको बदल ले। तो मैं आप सभी का पुनः फिर से धन्यवाद और अभिवादन दोनों एक साथ करती हूँ। बहुत ही व्यस्त मेरा कार्यक्रम है, मेरे यहाँ कैंप लगा हुआ और कैंप का समापन हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें जो हो सकता है आपको अच्छी लगे, एक दो मैंने रिसर्च पेपर लिखा था इसी पे, मैं उसी को कंटिन्यूअस करके, हालांकि बहुत सारी बातें मेरी अग्रज मैडम ने जो है वो बोल दिया, फिर भी जो उससे बची है। देवों की नगरी देवरिया से मैं निवास करती हूँ, गोरक्ष प्रांत से हूँ, और अभी फिलहाल स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ी हुई हूँ, जो कि केवल स्वदेशी का ही प्रचार करता है, आप सभी जानते होंगे। जो ये पूर्वांचल की धरती है, जैसे मैडम ने कहा कि बहुत सी इसमें जो है संभावनाएं हैं। दो चार संभावनाएं मैं आपको बताती हूँ कि क्यों यहाँ इंडस्ट्री का विकास नहीं हुआ। उसके पहले क्षमा चाहूंगी, एक दोहा पढ़ूंगी जो है मलुका जी का, कि पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी पूर्वांचल की धरती इतनी समृद्ध थी कि यहाँ कोई काम ना करे तो भी भूखा नहीं मरता था। क्या उसकी वजह थी? गंगा नदी पूरे उत्तर प्रदेश से बह रही है, आप जानते हैं कि सहायक नदियां कितनी उपजाऊ होती हैं, जो कृषि से जुड़े लोग होंगे वो जानते होंगे। इतनी ज्यादा उपजाऊ कि खाने पीने की कभी कमी ही नहीं हुई। जब खाने पीने की कमी हो तब तो हम कहीं बाहर निकलें, तब तो हम रोजगार के लिए जाएं। लेकिन ये बातें मैं बहुत पहले की बता रही हूँ, जब लोगों का जो भारत जो कहा जाता था कृषि प्रधान देश है, उस समय की मैं बातें बता रही हूँ। खास तौर से पूर्वांचल इतनी उपजाऊ मिट्टी, विनीत जी जानते होंगे या दो देवरिया के होंगे कि विश्व में, एशिया में सबसे ज्यादा चीनी मिले जो है वो देवरिया जिले में थी, जब कुशीनगर बटा नहीं था। जो है 14, हम जहां तक जानते थे 14 चीनी आप मिल अपना थी। माइक अब बंद आप कर सोच दीजिए, आटा लीजिए गूंथने कि जा रहे हैं। कितना उत्पादन बहुत हमारे यहाँ गड़बड़ से गड़बड़ चीनी है। का होता होगा, और साथ ही गुड़ का उत्पादन होता होगा। इतना ज्यादा था कि हम दूसरे कहना प्रदेशों नहीं, को सिर्फ देखे थे। ये माइक। हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा सर कि चीनी मिलें टूटती गई, कुछ राजनेताओं की वजह से, कुछ सरकारों की वजह से चीनी मिलें जो है टूटती गई, बंद होती गई, और यही चीनी मिल उठ के अब महाराष्ट्र की ओर चले गए जो है। हालांकि फिर से सरकार उस पर ध्यान दे रही है कि चीनी मिलों को हम छोड़ें, और किसानों का जो ये कैश क्रॉप कहते हैं, जिसको नगदी फसल थी कि खेत से उठाइए और तुरंत पैसा मिल जाए, वो एक इधर खत्म हो गया। तो एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन यहाँ छिन गया। ये जो श्रमिक लगे हुए थे चीनी मिलों में, उनके हाथ से रोजगार जो है वो हो गया। दूसरा, जिसको हम डिमेरिट समझते हैं, पूर्वांचल सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज्यादा मानव संसाधन हमारे पास। अगर हम पॉजिटिव वे में सोचें तो हमारे पास तो सबसे ज्यादा मानव संसाधन है जो है, इतनी ज्यादा हमारी आप वो है। दूसरा, एक और मेरिट, सबसे ज्यादा युवा पूर्वांचल में है। अगर आप देखेंगे तो गोरखपुर, देवरिया या सटे जिला है, बिहार, आजमगढ़,
इतने ज्यादा छात्र हैं, आप यूनिवर्सिटी से अंदाजा लगा लें, 3-3 लाख 4-4 लाख केवल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो सोच लीजिए कितने युवा हैं हमारे पास जो है। और एक और जो है पूर्वांचल की प्रजाति, हमारा देवरिया जो कहा जाता है, देवों का निवास, इसकी जो उत्पत्ति हुई देवारण्य, यानी कि वो जगह जहाँ वन में देवता निवास करते थे, यानी कि वन संपदा हमारे पास बहुत थी, यानी कि हम जो है पर्यावरण प्रेमी बहुत थे। खासतौर से हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं कि हम पूर्वांचल प्रेम जो थे, पूर्वांचल के लोग वो पर्यावरण प्रेमी बहुत थे, तभी तो इतने वन हैं हमारे पास। आप महाराजगंज के पास जाइए, गोरखपुर देवरिया के पास जाइए, देखिए कितने बड़े बड़े वन हैं। आश्रम, बाबा रघुदास की जो है कर्म भूमि रही यहाँ पे जो है, बरहज जो है, आप देखिए कई आश्रम है यहाँ पे। और आश्रम छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े आश्रम है और पूरे हरे भरे हैं जो है। तो ये 4 चीजें जो मैं आपको बताना चाह रही थी, उर्वर धरती जो है गोरक्ष प्रांत की, दोमट मिट्टी हमारे पास है, सबसे अधिक मानव संसाधन है, सबसे ज्यादा युवा है, और वन संपदा है। और किसी भी चीज को जो है विकास के लिए 3 चीज की जरूरत है। 3M जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स वाले जानते होंगे। 3M जो है मटेरियल, मनी और मैन पावर। हमारे पास बस थोड़ा सा मनी का कमी है। मनी का हमने आपको बताया इसीलिए कमी है कि इतनी उर्वरा शक्ति थी कि एक आदमी बोता था और घर में एक एक 10-10 खाते थे। तो इसलिए मनी की हमारे कमी हो गई। और सबसे बड़ी बात, हम लालची नहीं थे। इस पॉइंट को एकदम नोट किया जाए कि पूर्वांचल के लोग लालची नहीं थे कि हमें और कमा लें और कमा लें और कमा के रख लें जो है। ये अब भले प्रवृत्ति बढ़ी हो, पहले ऐसा नहीं था। आप देखे होंगे कि इतने दानी इधर के लोग थे कि अभी खिचड़ी आने वाली है, आप सभी जानते होंगे खिचड़ी आने वाली है, और गोरक्षनाथ मंदिर में अभी भी चावल, जब खिचड़ी चढ़ाने के नाम पे इतना चावल और दाल चढ़ जाता है, इतना चढ़ जाता है दान के नाम पे केवल, कि सालों भर मंदिर का भोजन बनता रहे तब भी कम नहीं होता है, भंडारा चलता रहता है। तो हम दानी बहुत थे, लालची नहीं थे। 2-4 ये जो गुण थे ना, यही हमारे डिमेरिट बन गए। आजादी तक आते आते हमारे डिमेरिट बन गए। और पूर्वांचल की ये बहुत बड़ी कमी हो गई कि कुछ लोग जो है बहुत अमीर बनने की चाह में खेतों को बेचना शुरू किए, सबसे बड़ी बात। और जब खेत बिकने लगे, जो छोटे किसान थे वो हमारे मारे जाने लगे, और यहीं से जो है पूर्वांचल का थोड़ा थोड़ा पतन शुरू होने लगा। मैं गुजरात गई थी, बहुत लंबे एक बार भ्रमण पे गई थी, 15 एक अपने रिसर्च पेपर के वर्ष से ही गई थी। मुझे स्मार्ट विलेज पे एक रिसर्च पेपर तैयार करना था, स्मार्ट विलेज, क्योंकि वहीं से शुरू हुई परंपरा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव को स्मार्ट बनाए। सबसे बड़ी बात तो स्मार्ट का पहले हम मतलब समझ लें। स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब हमारे युवा या हम लोग जो समझते हैं आधुनिक बनना। आधुनिक बनने में भी 2 बातें छिपी हैं, या तो हम पश्चिम की नकल कर लें या अपना विकास कर लें, दोनों ही आधुनिक है। मैं चीन का उदाहरण देना चाहूंगी कि चीन आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन उसने कभी पश्चिम का नकल नहीं किया। आप देखते होंगे बड़े बड़े मंचों पे चीन के जो नेता हैं, कभी अपन अंग्रेजी में वो बात नहीं करते हैं, वो दुभाषिया लेके चलते हैं, यानी कि वो आधुनिक है लेकिन अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ा। और हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश मीडियम की ओर भाग रहे हैं। और झूठ नहीं बोलेंगे, मेरे भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। मैडम ने जैसे कहा ग्लोबलाइजेशन समय की डिमांड भी है। ठीक है, हम ग्लोबलाइजेशन कर के बिना अब रह नहीं सकते, दूसरे देशों पे आधारित है, लेकिन हम अपनी मातृभाषा से प्रेम करना जब सीखेंगे तभी हम जान पाएंगे कि हमारे देश के लिए हमको क्या करना है। प्लेटो एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, उसने कहा कि व्यक्ति से देश बनता है, व्यक्ति जो है वो राज्य की इकाई है। अरस्तु ने कहा कि परिवार जब तक नहीं रहेगा देश नहीं बनेगा। तो जो छोटी इकाई है ना, उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। मातृभाषा जिसको नहीं आ रही है, कंपनियां जो है, सॉरी इंग्लिश जिसको नहीं आ रही है, कंपनी कहती नहीं नहीं हम नहीं रखते, तो हम क्यों नहीं कंपनी का बहिष्कार करें। स्मार्ट विलेज का मैं एक उदाहरण आपको देंगी, पुंसारी गांव गुजरात में है। नेट पे आप सर्च करेंगे, पहला स्मार्ट विलेज था जहाँ की ग्राम प्रधान जो थे उन्होंने ठान लिया कि मेरे गांव से जो युवा बाहर महाराष्ट्र चले गए हैं, 70% उनके युवा जो है महाराष्ट्र चले गए कमाने, मैं उनको वापस बुला लूं। और सही बात है, वहां के ग्राम प्रधान ने ऐसा काम किया कि उनके युवा सब बाहर के अंदर ही आ गया, उनको रोजगार मिला। अब ये है कि एक स्मार्ट विलेज में या स्मार्ट नगर में या स्मार्ट मोहल्ला में
हम रोजगार के साधन बिना पैसे के कैसे उपलब्ध करा ले। तो मैडम अभी एक नाम ले रही थी, जो वो यहाँ की पूर्वांचल की महिलाएं हैं, वो ये क्या करती हैं, मूज से डलिया बनाती हैं। और मैंने देखा, जब मैं मार्केट में जाती हूँ, तो यहाँ की महिलाएं जो है ना, क्रोशिया, आप नहीं जानते होंगे, सर्च करेंगे, क्रोशिया से इतने सुंदर सुंदर थाली, पोस्ट, गेट बना लेती हैं कि उतना कहीं की नहीं बना पाएंगी। तो मैंने देखा दुकानों पे व्यापारी क्या करते हैं, उनको धागा देते हैं और एक गोले पे 10 रुपया देते हैं कि 5 गोले का आप बिन के ले आएंगी तो हम 50 रुपया आपको देंगे। तो ये एक रोजगार का बहुत अच्छा साधन है, अगर इसको हम बढ़ा लें तो। और वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं कि लखनऊ में मैंने देखा कि वो महंगी बेचते हैं। जो 10 रुपए की चीज है, वहां हम देख रहे हैं 100 रुपए में मार्केट में बिक रहा है। तो इसको हम अगर रोक ले, अपने ही जिले में रहने दें, तो ये रोजगार बढ़ सकता है और महिलाओं की बहुत जो है कमाई बढ़ सकती है। हमारा पूर्वांचल भुट्टा उगाने में भी बहुत आगे है। भुट्टा आप सुने होंगे, जिसको क्या कहते हैं, मक्का जो है। राष्ट्रपति ओबामा एक बार आए थे, तो उन्होंने देखा कि किसान जो है भुट्टा छीलने की एक मशीन बना रखे हैं। 5 मिनट में एक भुट्टा छील देता था, फट 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 फट, 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट में करीब 50 भुट्टा छील देता था। तो इतने उससे प्रभावित हुए कि कहे, और उसमें लगा कुछ नहीं था, वो ले गया अमेरिका, और कहे मैं यहाँ ले जाऊंगा, क्योंकि अमेरिका में भी जो है भुट्टा बहुत, कॉर्न जो कहते हैं जो है कॉर्न जो है वहाँ बहुत वो होता है। दूसरा जो उन्होंने कहा कि यहाँ के छात्रों को जो है हम कितनी कम सुविधा देते हैं, और फिर भी जो है छात्र कितने आगे इनोवेटिव है, कैसे कैसे आविष्कार करते हैं। तो थोड़ा सा सरकार अगर ध्यान नहीं दे रही, जैसे सर ने कहा कि हर चीज सरकार ही नहीं ना करेगी, हम आप भी जो है टीचर है, शिक्षक है, या जो युवा आगे निकल रहे हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं। एक ग्रुप बना सकते हैं 20 बच्चों का, 25 बच्चों का, और एक छोटा सा गड्ढा खुदवा के उसमें फिशिंग करा सकते हैं। फिशिंग भी एक बहुत अच्छा आजकल जो है वो रोजगार हो गया, जिसमें बहुत कम पैसे से थोड़ी सी देख रेख की जरूरत है। और हम लोग अपने महाविद्यालय में खुद जा रहे हैं इसको कराने, एक पॉन्ड खुदवा के, और फिशिंग का जो है वो एक करेंगे, और वहां से फिशिंग बिकेंगे भी, और एक तो बच्चों को एक विधा भी आ जाएगी, ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि वो अपने मोहल्ले में, गांव में जाके जो है वो ट्रेनिंग कर सके, या खुद अपने रोजगार का साधन। इसमें भी बहुत पैसा नहीं लगने वाला, हमें बस गड्ढा खुदवाना है, गड्ढा खुदवाना है, पानी डालना है, और जो है वो फिशिंग कराना है। और इसी गड्ढे के साथ एक और आपको हम बता दें, आपके भी क्षेत्र में दिवाली में जो पूजा होती है सर, तो लक्ष्मी माता को कमल का पुष्प चढ़ता है। और आपको बताया कि दिवाली के दिन 100-100 रुपए में एक कमल के पुष्प बिक रहे हैं, 100, 150, 200 में। तो अगर हम मछली, ठीक है, हमको लगता है कि मछली पालन गलत है, हम नहीं करेंगे, जीव हत्या नहीं करेंगे, तो हम उसी पॉन्ड्स को खुदवा के कमल का जो है हम उसमें वो लगा दे, और कमल को बेचे। और आजकल लोग शौकीन हो गए हैं कमल चढ़ाने के, कमल को घर में सजाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो हो सकता है। मैडम ने तो बाती, डलिया और चटाई का बताया ही। दूसरा जो आजकल एक हमारी बहुत बड़ी समस्या उपज रही है, पॉलीथीन। ये हमारे युवा ही है जो आगे आएंगे, तो पॉलीथीन को या प्लास्टिक को हटा त्यागेंगे दिनों में, सॉरी 10 सालों में बहुत बड़ी भयंकर समस्या से हम जूझेंगे। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाने के लिए हमारा कॉलेज जो हम लोगों ने शुरुआत की, विनीत जी कभी आके अब आप देखें, हमने चाय की परंपरा थी वो प्लास्टिक के गिलास में खत्म कर दिया। हमारे यहाँ चुक्कड़ में ही चाय आ रही है, चुक्कड़। अब अगर आपकी भाषा में और कुछ बोलते हो तो हम नहीं समझ पाएंगे, हमारे यहाँ चुक्कड़ ही बोलते हैं। विनीत जी बताएंगे कुछ और भी बोलते हो तो। जी। कुल्हड़, अरे जो सॉरी मिट्टी का कुल्हड़ भी बोलते हैं सर, हाँ। कुल्हड़ जो आता तो है, ये एक बहुत बड़ा रोजगार बन के उपजा है। हमारे बरहज में कोरोना में एक व्यक्ति, नाम भूल रहे हैं हम, एक व्यक्ति जो है 1 लाख की मशीन उन्होंने लगाई है, और वो कुल्हड़ बना रहे हैं जो है। हालांकि उससे रोजगार थोड़े कम हो रहे हैं, तो कुल्हड़ चाक पे अगर बने तो वो और बच्चों को रोजगार मिलेगा, और इसमें भी बहुत कम हमको लगता है कि मनी लगेगा, मैन पावर की इसमें जरूरत होगी, और बच्चे इसको बहुत अच्छे सीखेंगे हमको लगता है। कुछ दिन पहले चाइना से विरोध हो रहा था, और हम कह रहे थे कि चाइनीज झालर हम नहीं खरीदेंगे, तो मोमबत्ती इस साल बहुत बिका।
और मोमबत्ती की प्रक्रिया हम लोग जब 12वीं में थे तो मोमबत्ती कैसे बनते हैं हमने मोमबत्ती बनाना सीखा था। तो ये भी 10 बच्चे अगर कॉलेज से ही शुरू करें हम, या कॉलेज से नहीं हो रहा है गांव में जाके, अगर हम मोहल्ले में एक मोमबत्ती मशीन, उसकी बहुत आसान होती है, उसमें लगता क्या है, धागा लगता है, मोम लगता है और एक मशीन आती है। अब बच्चे इतना इंटरेस्ट से बनाते हैं, हम लोग खुद शामिल करेंगे अपने कॉलेज में और मोमबत्ती बना के मोमबत्ती बेचा जाए तो बच्चों को भी रोजगार मिलेगा, कुछ आमदनी मिलेगी। और हम स्टॉल लगवा दें दिवाली के पहले, दिवाली के पहले हम स्टॉल लगवा दें और उसको बिछवाना शुरू करें तो वो बहुत फायदा होगा, और उससे और मशीनें मंगा लें हम, अगले साल और होगा। और लोग देखिए धीरे धीरे राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं, इसको तो हम लोग को मानना पड़ेगा। सोशल मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा सहायक रहा कि हम राष्ट्रवादी बन रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएंगे, उससे कोई पार्टी का मतलब नहीं है। ये देश के विकास के लिए राष्ट्रवाद, विवेकानंद किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे, लेकिन वो कहते थे कि अगर हम राष्ट्रवादी नहीं रहेंगे तो देश का हमको जो वो नहीं होगा। तो फिर ये बातें होती रहती हैं। तो मोमबत्ती का भी जो है हम बहुत बड़ा जो है रोजगार को बना सकते हैं जो है। ये थोड़ा सा रुक जा रहा है, बीच बीच में कार्यक्रम हो रहा है हमारे यहाँ, तो फोन आ जा रहा है, कोई उसमें हम कोई बात डिस्टर्ब हो जा रहे हैं कोई बात काटते नहीं मैम। काटते जो है। अच्छा, दूसरा एक लोगों को उपजा देसी खाना खाने का, सर मैडम छप्पन भोग की बात कर रही थी, हम थोड़ा देहाती भोग की बात करें। लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा पूर्वांचल का बहुत बड़ा जो है वो, एक तरह समझिए अब तो पार्टियों में भी रखा जा रहा है, और कई दुकान खुल गए बाटी चोखा के। बनारस में आप जाएंगे, लखनऊ में जाएंगे, गोरखपुर में भी हो रहा है। तो बाटी चोखा के बनाने के लिए जो मेन हमारा क्या है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उपला, गोहरा। एक दिन हम देख रहे थे अमेरिका में एक छोटा सा जो उपला होता है वो, मतलब वहां के पता नहीं $10 के बराबर सोच लीजिए कि बिक रहा है जो है। तो ये एक बहुत बड़ा रोजगार, हमारे गांव में तो महिलाएं ऐसे बना लेती हैं, लेकिन ये भी एक है, इसमें भी हमको कोई जो है वो नहीं लगना है। तमाम पशु के यहाँ पे वो बने हुए हैं, आप जाएं या उनसे बात कर लें कि हम इतने पैसे में जो है आप गोबर आपसे लेना चाहते हैं, और लेके वो बनवा के, और अगर उसको भी हम बिचवाएं तो उससे भी बहुत अच्छी आमदनी होगी, बहुत पैसा मिलेगा। और अगर इसकी सप्लाई हम बड़े स्तर पे करें तो वो बहुत अच्छा होगा, बल्कि एक बिजनेस हो जाएगा। बच्चों को इन और हमको मोड़ना है कि ये भी रोजगार साधन है। एक दिन क्लास में एक लड़का हमसे बहस कर रहा था कि मैडम बताइए, कहा जाता है कि पढ़ लिख के पकौड़ी बेचे, ये भी एक रोजगार है। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा, एक 5 स्टार होटल में चले जाओगे ना, तो ये जो पकौड़ी है, एक पकौड़ी 500 रुपए में मिलती है वहां पे, वो आपको अच्छा लगेगा खाना। और ठेले पे कोई खरीद के खाए तो वो बेइज्जती लगेगी। तो आप क्यों नहीं पकौड़ी बेचने को, वो तो एक प्रतीकात्मक एक शब्द कह दिया गया था कि एक पकौड़ी बेचने वाला भी रोजगार के उसमें आता है जो है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पढ़ लिख के हम जो है वो पकौड़ी ना बेचे, या एक अच्छी सी दुकान खोल लें। वही चीज मैकडोनल्ड में जो है, पढ़ लिख के एमबीए आदमी, पढ़ के एमबीए जाके वहां नौकरी कर रहा है, वो पिज्जा बेच रहा है, तो उसको हम बहुत अच्छा मान रहे हैं। और अगर हम पकौड़ी बेच रहे हैं पढ़ लिख के तो उसको हम बुरा मान रहे हैं। तो ये चीज भी बच्चों के दिमाग से निकालनी होगी कि ये एक रोजगार का साधन है। पकौड़ी बेचने का मतलब रेस्टोरेंट खोलने से मतलब है, छोटा सा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। एक अभी जिनको पद्मश्री मिला है, आपने देखा होगा कि वो सेब बेच रहे थे, और एक अंग्रेज आया, उन्होंने बस कह दिया कि एप्पल, एप्पल दे दो, वो नहीं समझ पाया, और उनके दिमाग में लग गया कि मुझे अपने गांव में जो है स्कूल खोल देना है। और किस किस तरह से करके उन्होंने स्कूल खोल दिया, पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये रोजगार के, ये कोई जरूरी नहीं कि पढ़ लिखे आदमी हम छोटा व्यापार नहीं कर सकते। उसी लिट्टी चोखा को अगर एक 5 स्टार होटल में हम खरीदने जाएं तो 500 रुपये प्लेट मिलेगी, और उसी लिट्टी चोखा को एक ठेला वाला 10 रुपए में दो बेच रहा है। लखनऊ हम लोग बच्चों को टूर ले गए थे, तो हमने सोचा कि बच्चों को लिट्टी चोखा खिलाया जाए। तो कुछ बच्चे कहे नहीं नहीं, कैसे हम लोग खाएंगे। और जब बच्चे खाने लगे तो मैम और सर आप लोग को बताएंगे कि 15 रुपए में 2 लिट्टी में उनका पेट भर गया, और रोज हम 100 रुपए प्लेट खा रहे थे, पेट नहीं भर रहा था। तो ये रोजगार का बहुत बड़ा जो है वो साधन हो सकता है। यूट्यूब भी आजकल रोजगार का बहुत अच्छा साधन है। हमारे जिले में एक रविकांत मणि है, और वो संस्कृत पढ़ाना शुरू की यूट्यूब पे, और आज उनके 40,000 सब्सक्राइबर है। और वो हमको बता रहे थे कि मैडम मैं 10,000 12,000 रुपया कमा लेता।
तो सब लोग पढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो उनके में एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज करके अगर डाल देंगे। एक स्वदेशी जागरण मंच के तहत एक सेमिनार हुआ, उसमें हम लोग को पता चला कि पंजाब के 2 लड़के वो लकड़ी से साइकिल बना लेते थे और उसको बेचते थे, तो 100 रुपया उनको मिलता था। बेटा थोड़ी देर बाद, वो लकड़ी को साइकिल छोटा छोटा बना के बेचते थे, तो उनको 100 रुपया मिलता था। तो किसी ने उनको सुझाया कि तुम इसको बना के यूट्यूब पे डाल दो। यूट्यूब पे डाल दोगे तो तुमको लोग देखेंगे, यूट्यूब अलग से तुमको प्रमोशन करेगा और तुम्हारी वो साइकिलें खूब बिकेंगी। और उनकी सर आपको बताएं, उनकी आमदनी 40,000 रुपये महीने केवल यूट्यूब से हो रही है, और वो ऑर्डर जो साइकिल छोटे छोटे बन रहे हैं उनके अलग हो रहे हैं। तो बच्चों को इस दिशा में भी हम चाह सकते हैं कि आपको जो भी आता है, जो भी, उसको यूट्यूब पे डालें और उसको प्रचार करें, और वो जो है आपके रोजगार का भी साधन होगा, और यूट्यूब जो है वो अलग से आपको वो देगा। तो रविकांत मणि जी का ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्हीं से प्रेरित होकर हमने अपना भी यूट्यूब चैनल बनाया। हालांकि मैंने किसी रोजगार से नहीं बनाया, मैं बच्चों को बस गाइडलाइन देने के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया कि 12वीं के बाद बच्चे भटक जाते हैं, हम कहाँ जाएं, कौन सा विषय लें, क्या पढ़ें, और उसको बहुत जो है वो हुआ। दूसरा, पूर्वांचल के लोग, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि प्रकृति प्रेमी बहुत। यहाँ के लोगों को आजकल बागवानी का नशा लगा हुआ है। बागवानी का नशा मतलब कि अपने घरों को हम गमले से सजाएं। कभी आप लोग को आने का मौका मिले तो आप देखेंगे सर, हर घर में तुलसी तो लगे ही है, आप लोगों को पौधों लगाने का भी नशा हुआ है। तो एक चीज मैंने देखा कि कोई जरूरी नहीं है कि हम महंगे पौधे ही अपने घरों में लगाएं। बहुत से ऐसे पौधे हैं, क्योंकि मेरा कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय, तो मैं जानती हूँ कि एक पौधे से 50 पौधे बन जाते हैं। जैसे गेंदा आप जान ही रहे हैं, और भी बहुत सारे पौधे हैं, अब मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। एक हमारे यहाँ लगा हुआ है स्नेक करके कोई पौधा है, और हम घर ले गए एक पौधा, और आपसे बताए 50 लोग को बांट चुके हैं। एक गमले में लगाते हैं, 50 पौधे हो जाते हैं, फिर बांटते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है, कम पैसे से एक अच्छा रोजगार हो सकता है कि हम छोटा सा जो है एक बागवानी या नर्सरी खोल दें, छोटा सा अपने घर में भी खोल सकते हैं और उसको कर सकते हैं। ये एक शौक भी होगा, पर्यावरण के प्रति हमारा प्रेम भी होगा, और बच्चों को थोड़ा रोजगार भी होगा, और बच्चे इससे जो है वो होगा। प्रिजर्वेशन, ये एक बहुत बड़ी कला हमारे पूर्वांचल की महिलाओं को आता था। फूड प्रिजर्वेशन, अचार, जेम, जेली बनाना। हम सालों साल का जो है अचार बना के रख देते थे, सिरका बना के रख देते थे, और जब एसिड का आविष्कार नहीं हुआ था तब से बन रहा है। नमक और चीनी सबसे बड़ा जो है प्रिजर्वेशन, और इसकी कोई कमी नहीं है हमारे पूर्वांचल में जो। तो हम बच्चों को क्यों ना जैम जेली बनाना सिखाएं, अचार बनाना सिखाएं, उनको प्रिजर्व करना सिखाएं, सिरका बनाना सिखाएं। और इसमें भी हमारे बहुत कम, जब फल सस्ते होने लगते हैं उस समय हम जैम बनाना सिखा दें बच्चों को। और अप्रैल के महीने में जो है वो बहुत अच्छा सीजन होता है, जो है मुरब्बा, ये अब हमारा टमाटर बहुत सस्ता हो जाता है, उसकी चटनी बनवा दे और सालों भर बेचे हम जो है वो। इसमें कम पैसा लगेगा। प्रिजर्वेशन का हम उनको ट्रेनिंग करा दे, हमारे यहाँ वैसे ट्रेनिंग होती है, हम लोग 15 दिन की ट्रेनिंग कराते हैं और बच्चे बनाते हैं, और लास्ट डे जो है जब खिलाना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने हाथ का बना हम खा रहे हैं। तो इस ओर भी युवाओं को हम मोड़ेंगे तो कम पैसे में हमारा जो है ये आर्थिक साधन बन जाएगा जो है। और ये सब बताया हमने, बाकी भी और बहुत सारी चीजें हैं। गुड़ जो है, आप बड़हलगंज की ओर आएंगे तो यहाँ गुड़ का बड़ा बहुत मार्केट लगता है, और उस गुड़, छोटा छोटा गुड़ बनता है, उस पर तिल लपेट देते हैं, तिल लपेट देते हैं, और वो छोटा छोटा गुड़ जो है हम नाश्ते के रूप में, या हम अपने कॉलेज में हर डिपार्टमेंट अब रख रहा है कि बिस्किट उस्किट अब हम नहीं खाएंगे, यही गुड़ खाएंगे और सबको हम बांटेंगे। तो जो है वो बांट रहे हैं जो है, तो वो सब ले जाते हैं हम लोग। तो इस गुड़ का भी जो है, गन्ना हमारे यहाँ बोया ही जाता है, इस गुड़ को भी हम उपयोग कर सकते हैं जो है। केला जो है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है, पूर्वांचल जो है, पडरौना उडरौना साइड जो है वो तराई है। तो केला का ठीक है, केला का जो एक पेड़ है वो एक बार में होता है, उसके बाद उसका नष्ट हो जाता है। केला जो है बहुत, हम आगरा गए थे तो वहां पता चला कि केले के रेशे से, सर आप लोग तो इसको बड़े शहरों में इसको ध्यान दे सकते हैं, इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, केले के रेशे से साड़ियां बन जाती हैं। हालांकि हम जान नहीं पाए कैसे बनती हैं। केले के रेशे, तो केले के हमारे पेड़ तो यहाँ बेकार हो रहे हैं सर। केला काटा, केला का पेड़ फेंक दिया। पत्तों का भी हम यूज कर सकते हैं।
हम जो है वो दिखा सकते हैं बच्चों को कि ये जो अपने घर में आप खाना खा रहे हैं या पत्तल शादियों में चल रहे हैं, तो क्यों ना हम केले के पत्ते का यूज करें। हाँ, बफे सिस्टम है, ये बात सही है, लेकिन जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, यहाँ तो हम लोग साउथ में जाते हैं तो बफे सिस्टम या मेज कुर्सी पे भी बैठ के खा रहे हैं तो केले का पत्ते का यूज कर रहे हैं। तो वो केले के पत्ते जो हमारे बेकार जा रहे हैं उनका हम यूज कर लें जो है। और केले का जो कच्चा केला है सर, केरल में अगर कोई गए होंगे तो कच्चे केलों को तो वो सालों भर के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं उसका चिप्स बना के। और केले कभी कभी हमारे यहाँ इतने सस्ते हो जाते हैं कि बिकता नहीं है, लोग फेंकते हैं, गाय को खिला रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, तो वो भी खाएं, उसका थोड़ा हम यूज भी कर लें। तो इस दिशा में भी जो है हम बच्चों को जो कम पैसा से जो करके वो ले जा सकते हैं। बाकी हम सब जानते हैं ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, लेकिन जो कुछ चीजें, हाँ सिलाई, कोरोना में जो है ये मास्क जो है, मास्क जो है अब सरकार भी कह रही है घर के बने मास्क पहने। ये मेडिकेटेड मास्क जो है उतने अच्छे भी नहीं है। और हमने कोरोना में आपसे बताया सर अपनी छात्राओं से 200 मास्क मैंने सिलवाया, और यहाँ मास्क बैंक बना हुआ था, हम लोग ले जाके दान दिए। बच्चों से ज्यादा नहीं, हर लड़की से मैंने कहा 5 मास्क लाओ, और इतना सुंदर सुंदर मास्क ले आई लड़कियां। और फिर मैंने लड़कों को भी कहा कि आप क्यों नहीं सिल सकते हैं। मैंने कहा कि बड़े बड़े दर्जी जो होते हैं, टेलर, वो तो सारे लड़के ही होते हैं, तो क्यों आप इस विधा से भाग रहे हैं। तो कुछ लड़के भी बना के लाए। और ये एक चीज, जेंडर जो वो लिंग असमानता है उसको हमको खत्म करना होगा। हम कोएड में पढ़ते हैं सर, और हम अपने परंपरा हमने डाल दी है स्वागत की केवल क्यों लड़की क्यों गाएगी, लड़का क्यों नहीं गाएगा। तो अब हम मिक्स करके गाते हैं। इस उसको भी हमको खत्म करना पड़ेगा कि जरूरी नहीं कि लड़की केवल खाना बनाने का काम करे और लड़का केवल जो है वो कृषि का काम करे। हमारा तो एग्रीकल्चर कॉलेज, हम लड़कियों से भी उतना ही मेहनत कराते हैं, हम यहाँ भी कुदारी चलवाते हैं लड़कियों से। तो इस चीज को भी युवाओं के मन में डालना है कि आने वाला जो समय है जब लड़कियां भी कमाएंगी तो कोई जरूरी नहीं वो भी किचन का काम करे। जो हालांकि हमारा देवरिया इस मामले में बड़ा अच्छा है कि हम लोग कॉलेज में अभी कैंप वैम्प लगा है, कुछ फोटो आप कहेंगे तो विनीत जी को हम भेज देंगे, आप देखेंगे लड़के भी खाना बना रहे हैं, लड़कियां भी बना रही हैं। लड़कियां भी वो बड़ी वाली झाड़ू से झाड़ रही हैं, ये नहीं कि हम छोटी झाड़ू से झाड़ेंगे, हम भी बड़ी झाड़ू से झाड़ेंगे। तो हम अगर युवाओं को मोड़ देंगे, में हमारे देश में जो है सबसे ज्यादा युवा निवास करते हैं, सबसे ज्यादा। जापान और चाइना तो बूढ़ों का देश हो गया है जो है, और हम हमारा युवाओं का देश है। और ये हमारे शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि हम युवाओं को करेंगे आगे, और फिर युवाओं को ही उनको करेंगे कि चलो बढ़ो, और तुम जो है फैलाओ बातों को। आपको अपने तक सीमित नहीं करना है, आप पड़ोस में ले जाइए, नगर में ले जाइए, बाहर ले जाइए, और हमें बस पुश करना है पीछे से। और हम तो विनीत जी देखते होंगे, मेरा काम यही है, हम बच्चों को सपना दिखाते हैं। हम कहते हैं भाई देखो हम मुफ्त सपना दिखाते हैं आपको, पूरा आपको करना है। और हमारे बच्चे सही में सर हम लोग का सपना पूरा कर रहे हैं। कभी सौभाग्य मिला तो हम आप लोग को आमंत्रित करेंगे देवरिया में बीआरडी पीजी में सर, जो है कि इसको करें। साहित्य में भी हमारे बच्चे बहुत जा रहे हैं, एक से एक भाषण पढ़ते हैं और बहुत अच्छा करते हैं जो है। और ये सब बातें अगर हम युवाओं को बताएंगे, और हम ही बता सकते हैं सर, हम प्रौढ़ों की, अब तो हम लोग प्रौढ़ की ओर, प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास यही काम है कि हम बच्चों को पुश करें, धक्का दें, बस उनको गिराना नहीं, हमको चलना सिखाना है सर जो है। भारत जो है सोने की चिड़िया कही जाती थी सर, सोने की चिड़िया आज भी है, बस थोड़ा सा जो है पहले गोल्डन बर्ड थी और आज हम स्लीपिंग बर्ड हो गए हैं। हमको जगाने की जरूरत है सर, हम स्लीपिंग वाली चिड़िया को जगा दें तो फिर तो जगह जगह हम चहचहाएंगे, और पूरे विदेश में हम नासा में हमारे भारतीय हैं, अमेरिका में हमारे, चाइना में जो है हमारे मैन पावर को वो खींच रहा है। हमको करना क्या है, जनसंख्या को हमको डिमेरिट नहीं बनाना, हमको मेरिट बनाना है। जब चाइना अपनी जनसंख्या को मेरिट बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते, हम तो उनसे पीछे ही हैं। तो इन चीजों को बच्चों को समझाना है जो है कि हम डिमेरिट नहीं है, हम तो मेरिट वाले हैं। जो 3M की जरूरत है, बस हमारे पास थोड़ी मनी की जरूरत है, तो मनी हम पैदा कर लेंगे। हम तो अन्न उपजाते हैं, तो सोना उपजाते हैं ना, तो मनी क्यों नहीं पैदा कर लेंगे, इसी सोना से जो है हम कर लेंगे। तो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को आगे बढ़ाएं, एपीजे अब्दुल कलाम का सपना हम पूरा करें, हर बच्चे को वैज्ञानिक बनाएं, नानाजी देशमुख के समग्र विकास को चले, ये सब आज प्रासंगिक हो गए हैं जो है।
और इन सभी बातों के साथ मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। बार बार कॉल आ रहा है, हमारा समापन समारोह शुरू हो रहा है। फिर से सभी को धन्यवाद जितने भी जुड़े हुए थे। विनीत जी को धन्यवाद, मेरे महाविद्यालय की मैडम प्रेमशीला मैडम, जिनसे हम लोग बहुत ही प्रभावित होते हैं। हम तो इनसे अभी भी बोलना सीख रहे हैं कि मैडम से हम बोलना सीख ले। जो है हमारे अभिनव सर भी जुड़े हुए हैं, जो है बहुत ही कर्मठ है। आगे आप इनका भी लेक्चर जो है कभी पढ़े सेमिनार तो रखिए। ये खेल की ऐसी ऐसी विधा बताते हैं कि कितनी आसानी से, और योग में जो है वो प्रशिक्षित है। और हाकी पे इनका रिसर्च है। तो बच्चों को ये अपने राष्ट्रीय खेल के बारे में कैसे हम अग्रेसिव कर दें कि क्रिकेट भूले थोड़ा। हालांकि क्रिकेट के हम भी बड़े शौकीन हैं, लेकिन हम चाहते हैं क्यों ना हम हाकी को आगे ले आए। तो सर की भी आप लोग सेवा लीजिए, और बाकी जब भी कहेंगे हम लोग सेवा के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी का फिर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, जो आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकाला और इतने अच्छे तरीके से आपने हमें मार्गदर्शन किया है कि मैं कितने पॉइंट्स लिख पाती। और हम ऐसे वेबिनार करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि जुड़े रहें हम आपसे, ताकि हम सीमित समय में तो शायद ये सब कुछ शेयर करना यहाँ पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपसे ये तो वर्चुअल मीटिंग है, हम आपसे फेस टू फेस मिलें और सुने, आपको समझें। और एक शिक्षक जैसे जरूर मैं है, अभी जरूर। जैसे विकास सर से अभी जुड़ी हुई हूँ, और ऐसे शिक्षक अब और मुझे मिल रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण असल में क्या हो रहा है। जैसे आप टीचिंग के अलावा जो आपने बताया कि आप बच्चों को किस तरह से बिल्ड कर रही हैं, उनकी सोच किस तरह से बना रही हैं, ये चीज बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के। और जो भी लाभार्थी सभी यहाँ पे आगंतुक हैं, उनको मिला होगा लाभ, मिलेगा ही लाभ। और हम चाहेंगे कि हमें आपका ऐसा सुनने मिले और हमें भी सहायता मिले हमारे प्रोजेक्ट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।